Welcome to the lecture series of TPA, Transfer of Property Act 1882। लेक्चर सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है जहां पे हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन से मेरा मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के साथ कैसे डील कर रहे थे, इस एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट क्या था, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस किस तरीके से हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हमें ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मिला, उसका पूरा इंट्रोडक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं बताना चाहूँगी सबको कि ये जो लेक्चर सीरीज है ये मेनली फोकस्ड होगी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि हम सेक्शन लर्निंग और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर ज़्यादा जोर देंगे, ना कि हम एकेडमिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे लिखने बैठ जाएंगे। और हम इस लेक्चर सीरीज में पूरे बेयर एक्ट को कवर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 8 चैप्टर्स हैं, 137 सेक्शंस हैं। हम पूरे 137 सेक्शंस, उनके एक्सेप्शंस और साथ ही साथ लीडिंग केस लॉस वो सब करेंगे। ओके, तो जो भी बच्चे हरियाणा या राजस्थान की जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि पूरा बेयर एक्ट कवर करने के बाद हर लेक्चर के बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशली फ्रॉम द जुडिशरी पर्सपेक्टिव। हर एक लेक्चर खत्म होने के बाद, अगर देखिए ये क्या है कि एक ऑनलाइन वे है स्टडी का, तो मैं आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अगर एक लेक्चर खत्म होने के बाद आप उसके एंड में जो मैं आपसे 10 या 7 जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूँ, अगर उनके आपने सारे ही आंसर सही दिए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर है जो आपने अभी चैप्टर किया। अगर आपके 10 में से 8 या 7 मार्क्स भी आ रहे हैं तो ठीक है, आप देखिए कि कहाँ क्या कमी रह गई है। अगर आप 4, 5, 6 वाले मार्क्स में हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वीडियो दोबारा देखिए और उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए कि मैंने उस वीडियो में कहाँ आपको उन क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। ओके, तो ये एक फ्री मोड होगा हमारा जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए, हम पूरा बेयर एक्ट यहाँ पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने सीआरपीसी की जब हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर किया था वहां पे मैंने बताया था कि हमें याद रखना होता है कि ये 1882 का कौन सा एक्ट था, मतलब किस नंबर का एक्ट था। जैसे कि चलो मैं आपको इसे बहुत ही इजी वे से बताती हूँ। आप पहली बात तो अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ही अपने दिमाग में ये बसा के बैठ गए हैं ना कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक बहुत ही बोरिंग और बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो फिर तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है तो कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए ये बताना चाहूँगी कि मेरा मानना ये है, कोई भी एक्ट कभी डिफिकल्ट या बोरिंग नहीं होता। हमेशा हम उसे पढ़ने का जो वे यूज़ करते हैं या जो सोर्स यूज़ करते हैं वो बोरिंग या डिफिकल्ट होता है। तो मेरी जो यहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैं आपको सभी सेक्शंस इजीली याद करवा दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इजीली याद करवा दूँ, ताकि जब आप उन्हें प्री या मेंस में आप मतलब प्रिपेयर करें अपने, तो आप भूलें नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बहुत छोटा सा एक्ट है ये, 8 ही तो चैप्टर हैं, 1 महीने में हमारा ये पूरा कवर हो जाएगा, तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट। ये है हमारा फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट कि पहली बात तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपको याद रखना है कि ये 1882 का कौन सा एक्ट था, तो मैं आपको कहूंगी कि आप इस एक्ट को कहिए टोपा। टोपा क्यों? क्योंकि TOPA, टोपा यानी फोर्थ एक्ट ऑफ 1882। अब ये कैसे याद रखना है? अरे है ना इजी वे, TOPA 4 है ना, 4 लेटर्स है, तो फोर्थ एक्ट ऑफ 1882 4 है ना, क्लियर, इतना याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसके इनैक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट, उसे कैसे याद रखना है? देखिए हम पढ़ेंगे लेकिन बहुत ही ज़्यादा आराम से और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते करते,
मजे करते करते, बर्डन ना फील करें। 8 तो चैप्टर है, हो जाएंगे यार। इनैक्टमेंट डेट कब थी इसकी, याद है? मैं बताती हूँ। वैलेंटाइंस वीक कब होता है, सबको पता है, 14 फरवरी में। तो जब वैलेंटाइंस वीक खत्म हो गया, तब इन लोगों ने फ्री होके बनाया 17 फरवरी 1882 को हमारा टीपीए। अब शायद सबको याद रह जाएगा। उसके बाद इन्फोर्स कब हुआ, हमेशा जो कंफ्यूजन होती है इनैक्टमेंट इन्फोर्समेंट डेट में, तो याद रखना इनैक्टमेंट डेट पहले होती है, इन्फोर्समेंट डेट बाद में होती है। तो इन्फोर्स कब हो गया, वेरी इजी, 1 जुलाई। अब ये ऐसे याद रखिए, गर्मियों की छुट्टियां होती है ना जून में, जून की छुट्टियां खत्म होती है, जुलाई में जाते हो ना नया सिलेबस नया पढ़ने, तो इन्होंने हमें जुलाई में दे दिया नया सब्जेक्ट, पढ़ते रहो। क्लियर? अब इसको 1882 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि साइंड बाय लॉर्ड रिपन, साइंड बाय हुम, लॉर्ड रिपन। उस टाइम ज्यादातर जो हमारे जस्टिस थे वो ब्रिटिश थे, तो इसीलिए जो लॉर्ड रिपन थे वो उस टाइम हमारे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। देखिए, अगर आप मेरे लेक्चर सीरीज को अटेंड कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप बेयर एक्ट साथ लेके बैठें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइड में लिख लें। जो मैं आपको सेक्शंस बताऊंगी प्री के लिए, मेंस के लिए, या एकेडमिक्स के लिए, या इंटरव्यू के लिए, वो सब आप टिक करके साइड में लिखते रहें कि ये इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आप वो भूल ना जाए वो चीज़। एक नोटबुक रखें, जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साइन बाय लॉर्ड रिपन, ये इन्होंने साइन किया था 17 फरवरी को, ये हमारे वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे, ये सब चीज़ें आप लिखते रहें ताकि आप भूल ना जाए। ठीक है? उसके बाद कोई बुक नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ बेयर एक्ट ही हम यहाँ पे रेकमेंड करेंगे, किसी बुक की हमें जरूरत ही नहीं है इतने छोटे से एक्ट के लिए। ठीक है? लेकिन छोटा सा है, लेकिन मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक है? अब आ जाओ एंट्री। सीआरपीसी में बताया था ना मैंने, एंट्री कौन सी लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है। अगर नहीं पता है लिस्ट क्या होती है, कहाँ दी हुई है, तो सीआरपीसी का जो इंट्रोडक्शन चैप्टर है आप वो देखिए मेरे चैनल में, आपको पता लग जाएगा लिस्ट। वैसे थोड़ा सा बता देती हूँ, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। तो टीपीए जो है वो है 6th एंट्री ऑफ व्हाट, कंकरेंट लिस्ट, 6th एंट्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड 18th एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट। अब ये किसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्वेश्चन क्या बनता है, किसका सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये यूनियन का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज 16th एंड 18th एंट्री ऑफ स्टेट आगे कर देंगे, कंकरेंट पीछे कर देंगे। ठीक है? और या एक जगह यूनियन लिख देंगे कंफ्यूज करने के लिए। तो इसकी कंफ्यूजन आज हम दूर करते हैं। 6th एंट्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट, 18th एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट। कैसे याद करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 18। याद रहेगा? अब रहना तो चाहिए, बाकी ना रहे तो आप ऐसे अपने भी लॉजिक लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है यही आपको याद करना जरूरी है, आप अपने भी कोई भी लॉजिक लगाते रहिए जिससे आप याद कर पाए। लेकिन मेरी वही कोशिश होगी कि जिस तरह से या जिन लॉजिक से मैं इन सबको याद रख रही हूँ आप भी याद कर पाए। ओके? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो है कवर हो गया, इनैक्टमेंट इन्फोर्समेंट से रिलेटेड हमें सब पता लग गया। कब हुआ था ये इनैक्ट, 17 फरवरी 1882, इनफोर्स 1 जुलाई 1882, साइंड बाय लॉर्ड रिपन। कौन थे? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। 4th एक्ट ऑफ 1882 कैसे याद रखेंगे, TOPA, टोपा, 4 लेटर्स, 4th एक्ट ऑफ 1882। फर्स्ट राउंड क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने अभी लिस्ट की बात की ना, कि 6th एंट्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट, 18th एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट, ये लिस्ट कहाँ दी हुई है? एनीबडी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वरना मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, उसमें हमें लिस्ट दी गई है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया जनरल नॉलेज के लिए। लिख लीजिए आप,
लिस्ट जहाँ पे लिखेंगे वहां पे लिख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में दिया गया है, जहाँ पे वो हमें बताता है फंक्शंस एंड पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। ओके, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड हम किसके साथ डील करेंगे कि अब हमने देख लिया इन्फोर्समेंट हो गई है, एक्ट की साइन हो गया है। अब इससे पहले क्या था, जो हमें जैसे कि मैंने सीआरपीसी में बताया था कि सीआरपीसी से पहले भी हमें 2 सीआरपीसी मिली थी। जो हम अभी करंट में सीआरपीसी पढ़ रहे हैं ना, वो 3rd सीआरपीसी है, उससे पहले 2 सीआरपीसी आ चुकी हैं। तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से पहले भी कोई था क्या टीपीए वगैरह? नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा फर्स्ट कोडिफाइड लॉ है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड। ओके, हम देखें कि अगर यही सबसे पहला है तो इससे पहले जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो रहे थे उनके साथ हम कैसे डील कर रहे थे। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड पॉइंट बनता है वो है बिफोर टीपीए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाता है। तो बिफोर टीपीए हम कर रहे थे इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी के साथ डील। इंग्लिश लॉ एंड इक्विटी के साथ हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट्स थे उन्हें सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद मैं एंड में पूछ भी लूं। ओके, तो अब मान लो कि हमारे पास कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो जो हमारे मैजिस्ट्रेट है उन्हें कैसे पता कि अरे अब क्या करें। अभी हमारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उन्हें पता है कि लॉ में ये बात लिखी हुई है, तो इसका मतलब हमें इसे ये कहना है, हमें इसे ये पनिशमेंट देनी है, ये रूल है। कोई रूल ही नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और इंग्लिश लॉ, उनके बेसिस पे हम जजमेंट दे रहे हैं। तो क्या हर बार हमें ब्रिटिश आके बताएंगे इस केस में ऐसे कर दो? नहीं, वहां पे जो जजेस थे वो अपनी मन मर्जी से जजमेंट नहीं दे रहे थे, वो पूरे केस के जो फैक्ट्स हैं उन्हें एनालाइज करते थे, फिर देखते थे कि किसकी गलती है या किसे कंपनसेशन मिलनी चाहिए, फिर उस हिसाब से वो उन्हें केस को सॉल्व करके दे देते थे। क्लियर है यहाँ तक कि इससे पहले क्या था। अब हमें हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कैसे मिला। सबसे पहले हमने एक लॉ कमीशन को अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया? लॉ कमीशन को अपॉइंट किया। अब कहां पे अपॉइंट किया? इंग्लैंड में। ये जो मैं लिख रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो नोट्स में लिख लीजिए या फिर इसे आप कहीं और, ठीक है, मतलब अपने बेयर एक्ट पे लिख लीजिए। इंग्लैंड में हमने हमारी फर्स्ट जो लॉ कमीशन है उसे अपॉइंट किया, क्या भाई हमें कोडिफाइड लॉ बना के दो। उन्होंने अब हमें सबसे पहले 1877 में, कब? 1877 में फर्स्ट बिल पेश किया। कहां पेश किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कहां पेश किया? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये याद रखनी है आपको पूरी हिस्ट्री कि देखो, पूरी एक दिमाग में स्टोरी बना लो कि हमने एक लॉ कमीशन अपॉइंट किया, इंग्लैंड में किया 1877 में। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्होंने हमारा फर्स्ट जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया। ओके, लिख देती हूँ मैं ये भी यहाँ पे, आप भूल ना जाओ। बिल इंट्रोड्यूस कर दिया भाई, हो गया बिल इंट्रोड्यूस। अब हम बताएंगे, हमें नहीं पसंद आया भाई, तो हमने क्या किया। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूं मैं, रेफर कर दिया हमने, रेफर टू द थर्ड लॉ कमीशन। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, मैंने इसलिए आपको बताया कि जब हमारा जो फर्स्ट बिल पेश हुआ 1877 में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किन्होंने? लॉ कमीशन ने। तो फिर उसके बाद हमें वो पसंद नहीं आया, तो हमने वो रेफर्ड कर दिया थर्ड लॉ कमीशन को, जहां पे उन्होंने क्या किया? रीड्राफ्ट किया उसी बिल को जो पहले आया था, उसे रीड्राफ्ट कर दिया। ओके, और रीड्राफ्ट करने के बाद आपको आगे पता ही है, हमें मिल गया 1882 में हमारा
जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, अब तो चलो नहीं लिखा है। 17 फरवरी को हमें मिल गया हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और 1 जुलाई को हमने उसे क्या कर दिया, इनफोर्स। क्लियर है, हिस्ट्री क्लियर हो गई कैसे मिला हमें। क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो भूल ना जाना, इसीलिए याद रखना, भूल ना जाना, बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, अब एक्ट आ गया, कहाँ तक पहुंचे हम, इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, 4th एक्ट ऑफ 1882, 6th एंट्री ऑफ कंकरेंट लिस्ट एंड 18th एंट्री ऑफ स्टेट लिस्ट। ठीक है, 6 × 3 18। उसके बाद हिस्ट्री, पहले लॉ कमीशन इंग्लैंड में, उसको रीड्राफ्ट किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया बिल को, हमें नहीं पसंद आया, हमने 3rd लॉ कमीशन को दे दिया, उन्होंने फिर उसे रीड्राफ्ट किया, तब मिला 1882 में फर्स्ट टीपी। क्लियर। अब आ जाओ अमेंडमेंट पे, फर्स्ट और लास्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी मैं नहीं बताऊंगी, आपको बताना है। फर्स्ट अमेंडमेंट अगर मैंने ही बता दी तो आप क्या करोगे, है ना। चलो ये मैं आप पे छोड़ देती हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट और लास्ट अमेंडमेंट आप सब पता कीजिए कौन सी है, और फिर बताइए मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है। ऐसे ही मान लो अमेंडमेंट हम छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि फर्स्ट और लास्ट अमेंडमेंट याद रखना बहुत जरूरी है। तो आप पता करेंगे, आपका जो बेयर एक्ट है उसमें ही सबसे पहली बात तो नया बेयर एक्ट लीजिए, उसमें सभी नई अमेंडमेंट्स होती हैं। उसमें देखिए बिल्कुल आपके टीपीए स्टार्ट होने से पहले सभी अमेंडमेंट्स दी होंगी, तो वहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट कब हुई थी, मेरे ख्याल से 1882 में आया था ना, तो अरे नहीं मुझे नहीं बताना है, सॉरी। तो आप देखिए कौन सी है, ठीक है, और सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट देखिए कौन सी है, और उसे आप लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आ ही जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पे, मेरे ख्याल से इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ, हर एक एक्ट को बनाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि क्यों हमें उस एक्ट की जरूरत है। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो हमने क्या किया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो हमारे जो मेनली 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं, सबसे पहला तो है कि हम जो है रूल्स और जो रूल्स की रेगुलेशन है उसे हम रख सकें। जब 2 लोग आपस में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो उनके लिए कोडिफाइड रूल होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम राइट या रॉन्ग को प्रूव कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट ब्रिंग द रूल विच रेगुलेट ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन 2 लिविंग्स। क्लियर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब सेकंड ऑब्जेक्ट इजी है, इजी कह रही हूँ सॉरी, इजी तो है ही है, लेकिन सेकंड ऑब्जेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो सेक्शन 4 में दिया हुआ है, एक्ट के सेक्शन 4 में ही इसका ऑब्जेक्ट भी क्लियर है। कैसे क्लियर है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो पार्ट है किसका, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, ठीक है। सेक्शन 4 में पता है क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब भी हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करेंगे तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पार्ट की तरह काम करेगा। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही है या गलत है ये कौन बताएगा। ओके, या आप मान लीजिए आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लॉ है लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, तो फिर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कैसे करेंगे, लिखते रहो कॉन्ट्रैक्ट में जो मर्जी। तो ये दोनों एक दूसरे के पार्ट की तरह काम करेंगे। समझ आ रहा है, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। सेक्शन याद रखिएगा कि किस सेक्शन में कहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जो सॉरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक पार्ट की तरह काम करेगा। सेक्शन 4 में ये बात कही है और यही इस एक्ट को बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। क्लियर, देखा इतनी जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, सब इजी लग रहा है ना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, तरीका इजी होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं हमारे 4th पॉइंट यानी कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि मैंने सीआरपीसी में कहा था हमेशा बड़ा या छोटा नंबर की जो है आप एक सीरीज रखें
तभी आपको वो इजी लगेगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 चैप्टर्स, इतने इजी चैप्टर्स है ना, अगर आप एक चैप्टर को 4 से 5 दिन भी देंगे ना तो भी 1 महीने में आपका पूरा बेयर एक्ट कवर हो जाएगा। 3-3 महीने एक ही सेमेस्टर में उसको बार बार कंफ्यूज होने की या रटने की जरूरत नहीं है। बस एक बार बैठो, सारी सीरीज देख लो, मतलब गैप में पढ़ते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो। 1 महीने अगर आप कंसिस्टेंसी से देखते रहेंगे ना, 1 महीने में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खत्म हो जाएगा। 137 सेक्शंस है इसके अंदर। और क्या है, इन 137 सेक्शंस में है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। क्या है, डॉक्ट्रिन्स, जिनके आपको नाम पता होना चाहिए। अब ये है एकेडमिक्स वाले बच्चों के लिए, जुडिशरी वालों के लिए भी है, लेकिन एकेडमिक्स में ना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऐसे ही आते हैं, सेक्शंस नहीं लिखे होते हैं, डॉक्ट्रिन लिख देते हैं सीधा। तो वो भी मैंने सोचा है कि मैं आप सबको बता दूं। तो आप सभी अपने अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आपको सभी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स बताने वाली हूँ। तो ये रही हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सभी इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन्स। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे कहीं राइट डाउन कर लीजिए, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप अपने बेयर एक्ट के इंडेक्स पर सभी सेक्शंस के साथ इसे पेंसिल से लिख लें। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड। मेरे बेयर एक्ट पर मैंने सभी सेक्शंस के साथ यहाँ पे लिख लिया किस डॉक्ट्रिन का क्या नाम है, किस डॉक्ट्रिन को क्या कहते हैं, कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है या कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। क्योंकि जब भी हम सेक्शंस आपको लर्न करवाएंगे तब हम आपको बेयर एक्ट से ही लर्न करवाएंगे। अगर आपने यहाँ पे वो डॉक्ट्रिन्स लिखी हुई हैं तो जब आप सेक्शन याद करेंगे या रिव्यू करेंगे तब आपको अपने आप ही ये डॉक्ट्रिन याद आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फिर इसे साफ कर देती हूँ। ये मैंने इसे इस तरीके से लिखा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आप बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और इसे। तो अब हम आते हैं नेचर पे। नेचर रहता था ना हमारा। नेचर क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का? ये एक सब्सटेंटिव टाइप ऑफ लॉ है। अब ये सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है? सब्सटेंटिव लॉ वो है जो हमें जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। किस तरह की गाइडलाइंस? डू एंड डोंट्स की गाइडलाइंस। किसकी? डू एंड डोंट्स की, कि भाई ये करना और ये मत करना वरना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ठीक है, अब देखो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो हमें ये स्पेसिफाई नहीं करता कि हम प्रॉपर्टी किसको बेच सकते हैं, किसे नहीं बेच सकते हैं, या कभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ऐसा हो कि नहीं आप इस इंसान को प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं। आप जिसे मर्जी अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, चाहे आप अपनी प्रॉपर्टी कभी जिंदगी भर ना बेचे, गवर्नमेंट नहीं आपको आके कहने वाली है कुछ भी। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, मरने के बाद वो उनकी हो जाएगी, लेकिन वो आपको कहते नहीं है। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें आप अपनी मर्जी से कंडीशंस लगा सकते हैं, अपने हिसाब का कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर सकते हैं, जितने चाहे अमाउंट में एक प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, चाहे आप 1 रुपए में प्रॉपर्टी बेच दें, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहने वाला। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट आपको कुछ चीजें करने से रोकती है जिससे कि आपस में डिस्प्यूट्स ना हो लोगों में। ठीक है, तो वैसे ही जनरल गाइडलाइंस हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस तरह का लॉ है। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछ लिया जाता है। हम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जिसका हमें ना पता हो। लेस इंपॉर्टेंट कह के सारा ही एक्ट छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने जो मेजर कंसेप्ट थे उसके साथ हमने डील कर लिया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेचर के बाद की जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर की। ठीक है, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं ना, तो ट्रांसफर कितने तरीके से हो सकता है किसी प्रॉपर्टी का, किस तरह से हो सकता है प्रॉपर्टी का। आप देखना मैं आपको किस तरीके से आपके दिमाग में ना एक आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 8 चैप्टर्स ले आओ कि ये रहे हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के 8 चैप्टर, ऐसे 8 पॉइंट बना लो अपने दिमाग में। ओके, 6 पॉइंट तो मैं 6 चैप्टर मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर करती हूँ जो कि बहुत ईजी है। ठीक है, पहला है भाई ट्रांसफर कैसे होगा?
सेल कर दो किसी को, हो गया ट्रांसफर। दूसरा मोर्टगेज, मोर्टगेज कर दो, ठीक है, मोर्टगेज होती नहीं है, मोर्टगेज करते हैं, ठीक है, मोर्टगेज कर दो। थर्ड लीज, प्रॉपर्टी जब लीज पे दे देते हैं। फोर्थ गिफ्ट, गिफ्ट कर दिया हमने किसी को प्रॉपर्टी, मतलब बदले में हम कुछ लेते नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक बार की हुई जो आपने चीज गिफ्ट कर दी वो आपके पास वापस नहीं आ सकती कभी। एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या होगा, कैपिटल लिखा है ना, एक्सचेंज में क्या होगा, मनी नहीं होगी इसमें, ठीक है। 6 है एक्शनेबल क्लेम, जो आपने 8 चैप्टर्स का अपने दिमाग में ग्राफ बनाया था ना, उनमें से 6 तो यही है, बचे कितने, 2, 2 में से एक कौन सा है, आई थिंक वो है इंट्रोडक्शन होती ना जिसमें एक्सटेंड कमेंसमेंट वाला, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, फर्स्ट वो हो गया। सेकंड में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो डेफिनेशन है उसे एक्सप्लेन करते रहते हैं, उसके बाद ये वाला आ गया, हो गया ना। अब मैं आपको यहाँ पे इन सबका एक शॉर्ट रिव्यू देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कोई बिग डील नहीं है, हमने उसे बिग डील बना दिया है अपने खुद के दिमाग। सेल, सेल जहां पर भी होगी, अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेल, मॉर्टगेज और लीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन तीनों केसेस में सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करेगा। इमूवेबल के साथ क्यों करेगा वो भी मैं बता देती हूँ। सेल जब भी होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की तो भाई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाएगा, मैं देखूंगा, मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इमूवेबल का कौन देखेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का देखेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इसके बाद हम शायद उसे स्टार्ट करेंगे, एक सक्सेशन एक्ट, एक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये 2 हम स्टार्ट करेंगे। सेल ये होगी इमूवेबल की, मॉर्टगेज इमूवेबल की, और लीज ये भी इमूवेबल की। क्लियर, ये 3 चैप्टर सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील करेंगे, जो भी इसमें बातें कही गई है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। यहाँ पे ग्राफ बना लीजिए, आप लिख लीजिए, भूल जाएंगे वरना बाद में। उसके बाद गिफ्ट और एक्सचेंज, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये डील करेंगे। अरे यहाँ पे मैंने सीरियल वाइज नहीं लिखा है, आप यही चैप्टर मत लिख लेना, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि ये ग्राफ मैं बना सकूं, ठीक है। गिफ्ट और एक्सचेंज ये होंगे बोथ के साथ। अब बोथ कौन से हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। पार्टीशन है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पार्टीशंस हैं उसके अंदर चैप्टर्स की, कि कौन सा चैप्टर किसके साथ डील करेगा। तो गिफ्ट और एक्सचेंज दोनों ही मूवेबल और इमूवेबल, जो भी इसमें हमने डेफिनेशंस हैं हमारे पास, प्रोविजंस हैं, वो सभी दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज पे लगेगा। लेकिन जो एक्शनेबल क्लेम है ये अकेला चैप्टर है जो मूवेबल पे अप्लाई होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। तो अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मोस्टली इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा है। मूवेबल का तो एक ही है और ये सिर्फ 2 हैं, जिनमें से भी आधा इमूवेबल ने ले लिया, ठीक है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास और है एक्ट, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसके साथ डील करेगा, ज्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। तो अब आपको 6 चैप्टर तो आंखों के सामने क्लियर दिख रहे हैं ना, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब मैं बताती हूँ कैसे। सेल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी आप किसी को कोई चीज सेल करेंगे तो आप उसे अपना, मतलब उसे उस प्रॉपर्टी के साथ बंडल ऑफ राइट्स जो कि एक ओनरशिप के साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं वो भी ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, और इसमें हमेशा रिप्लेस में मनी मिलेगी आपको। सेल का इतना ही कंसेप्ट है, बाकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये ओवरव्यू है। मोर्टगेज, जब भी आप किसी को मोर्टगेज करेंगे तो 2 पार्टीज होंगी, मोर्टगेजर एंड मोर्टगेजी। इसका बहुत इजी कंसेप्ट है कि जब हम किसी से कोई चीज गिरवी रख के उनसे हम पैसे ले लेते हैं, ठीक है।
तो इसे भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इजी है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अपने दिमाग में बस वो मत बिठाओ, तुम टेंशन मत बिठाओ कि हो इतने सारे चैप्टर ये वो। इससे बड़ा तो आपका सीआरपीसी आईपीसी है, वो भी करते हो ना। लीज, लीज का मतलब होता है कि हम किसी को किराए पे दे देते हैं, वहां पे हम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करते हैं। मॉर्टगेज में भी हम ओनरशिप नहीं ट्रांसफर करते हैं। ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर होगी? एक सेल में, एक गिफ्ट में, एक एक्सचेंज में। सिर्फ इन तीनों में हम बंडल ऑफ राइट्स एंड ओनरशिप ट्रांसफर कर देंगे। मॉर्टगेज में सिर्फ पोजेशन जाएगा, लीज में सिर्फ पोजेशन जाएगा, एंड राइट टू एंजॉय द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी जाएगा। यानी आप वहां रहो, उस प्रॉपर्टी में एंजॉय करो और हमें किराया देते रहो। मॉर्टगेज में क्या होगा कि भाई जब तक मैं आपके पैसे लौटा ना दूं तब तक ये पोजेशन रख लो मेरी प्रॉपर्टी का, जिस दिन पैसे लौटा दूंगा मेरा मुझे ओन विद मेरी जो पोजेशन है वो वापस कर देना मेरी प्रॉपर्टी का। क्लियर? कुछ डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं। गिफ्ट, गिफ्ट में क्या होगा? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। बंडल ऑफ राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, पोजेशन वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो गिफ्ट और सेल में फर्क क्या रह गया? अरे गिफ्ट में क्या है कि हम बदले में कुछ ना लेंगे ना एक्सपेक्ट करेंगे, टोटल ओनरशिप उन्हें ट्रांसफर कर देंगे और खुद उनसे वो गिफ्ट वापस लेने का अधिकार भी खो देंगे। क्लियर है? गिफ्ट इतना ही है। एक्सचेंज, एक्सचेंज में क्या होगा कि हम प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी ही लेंगे या प्रॉपर्टी के बदले कुछ अदर थिंग लेंगे, लेकिन पैसा नहीं लेंगे। पैसा या गोल्ड, ये सब हम मनी में ही कंसीडर करते हैं। तो एक्सचेंज का भी इतना ही है। एक्शनेबल क्लेम देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन ना आए जुडिशरी में, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। अब एक्शनेबल क्लेम में क्या है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ क्यों डील करता है ये क्लियर करते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको समझ आएगा कि कोई, मान लो आपने कार रिपेयरिंग के लिए दिया और एडवांस में उसने आपसे पैसे भी ले लिए, ठीक है। आपने कार भी दे दी और रिपेयर करने के पैसे भी दे दिए। अब वो रिपेयर करके कार निकल गया, है ना। अब आपके पास ना पैसे हैं ना अपनी कार है, तो एक्शन लेने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं है। मतलब वो डेप्ट जो कि एक्शनेबल है उसे हम कहते हैं एक्शनेबल क्लेम। अब वहां पे वो इंसान एक्शनेबल क्लेम का यूज कर सकता है और ये डील करेगा मोस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। ये लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन ये है नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। सेक्शन 5 में ही मैं आपको इसे क्लियर कर दूंगी। सेक्शन 5 चैप्टर 2, वहां पे एक्शनेबल क्लेम को मैं बहुत अच्छे से कवर कर दूंगी कि लास्ट चैप्टर तक जाते जाते आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो इन 6 तरीकों से डील करता है प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के साथ। लेकिन क्या सिर्फ यही 6 तरीके हैं ट्रांसफर करने के प्रॉपर्टी को? नहीं, इसके अलावा भी हैं। इसके अलावा जैसे कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इनहेरिटेंस है, विल है। अब ये इनहेरिटेंस विल वाला क्या चक्कर है? देखो इसके ना जब हम प्रियम्बल को पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये बाकी जो ट्रांसफर्स हैं उनके साथ क्यों नहीं डील करता, और ये आपका रहेगा सस्पेंस। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो इनहेरिटेंस, विल, फोरफीचर, इंसॉल्वेंसी या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट्स डिक्री, वो सब इसके अंडर क्यों नहीं हम डील करते। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।